नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा एडुटेरिया पब्लिकेशन का यह चौथा मॉडल सेट है। पहले के 3 मॉडल सेट के वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लगाने का यह सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि इसमें आप आधे घंटे में एक प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लेते हैं। वीडियोज़ को पूरा देखें और साथ ही प्रश्नों का आंसर करते रहें, और वीडियो के अंत में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को, जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 है, उसे शुरू करते हैं। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? यह अपने देश भारत द्वारा ही निर्मित है। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं BVR सुब्रमण्यम, और सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सर्कस 4 युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया, और इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? इसका नाम इसरो ने विक्रम 5 दिया है, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं विघ्नेश NR। ये चेन्नई से हैं। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? अर्जुन पुरस्कार 2022 कुल 25 खिलाड़ियों को दिया गया। पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किससे है? इनका संबंध अध्यात्म से है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है आशा। आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, और इस खेल में विजेता रहा महाराष्ट्र। पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। नए संसद भवन का डिज़ाइन किस कंपनी ने? इसका डिज़ाइन किया है HCP प्रोजेक्ट, और इसका निर्माण किया जा रहा है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा, और डिज़ाइन किया है HCP प्रोजेक्ट ने। सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है टिम बर्नर्स-ली को। ये वर्ल्ड वाइड वेब WWW के खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली को दिया गया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है श्रीनगर में। जुआरी ब्रिज जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा, कहाँ है? ये गोवा में स्थित है। किस IIT ने वाटर Q5 री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड जीता है? ये जीता है IIT मद्रास ने। इस अवार्ड को शिक्षा का ऑस्कर भी कहा जाता है। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ ये समझौता किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1940 ईस्वी में। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? इसका उद्घाटन किया गया जगदीप धनखड़ के द्वारा। जगदीप धनखड़ वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के सभापति। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? सुखोई 30 और मिराज 2000, ये दोनों ही वायुयान अभ्यास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? ये जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल मैच हुआ था, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये खिताब जीता। मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मिन सू चोई ने। ये साउथ कोरिया की हैं। हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे है? ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसे हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया था? इसमें 3 फिल्मों को शामिल किया गया था, जिसमें शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड भी जीता, और RRR मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू ने भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बाब अल मंडेब जल संधि किसे जोड़ती है? यह हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है।
निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमालय है, जिसे हिमाद्री कहते हैं। इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? यह ताप्ती की सहायक नदी है। निम्नलिखित में कौन कोर इंडस्ट्रीज़ का उदाहरण है? कोर इंडस्ट्रीज़ कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, ये सभी। कोर इंडस्ट्रीज़ वैसे इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता है, वैसे उद्योग को कहा जाता है जिस पर दूसरे उद्योग डिपेंड करते हैं। जैसे कोयला का खनन नहीं होगा तो फिर बहुत सारा काम रुक जाएगा, विद्युत भी नहीं बन पाएगा क्योंकि विद्युत निर्माण कोयला से ही होता है। पेट्रोलियम नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा और भी बहुत सारे काम बंद हो जाएंगे। तो ये सब कोर इंडस्ट्री है। ये सब इंडस्ट्रीज, दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ है वो इन चीज़ों पर ही डिपेंड करते हैं, इन इंडस्ट्रीज़ पे ही डिपेंड करते हैं। कोर इंडस्ट्री में इसके अलावे कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम के अलावे इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग भी आते हैं। बोडो जनजाति कहाँ निवास करते हैं? बोडो जनजाति गारो पहाड़ी में निवास करते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? वह है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, इनकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? इसका उत्तर होगा मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है तो 1 माह के अंदर यह आवश्यक है कि संसद से स्वीकृति ले ली जाए। अगर संसद से स्वीकृति नहीं मिलेगी तो आपातकाल समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये सब टॉपिक मैंने भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियाँ में इन टॉपिक्स पे मैंने चर्चा की है। चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। आपको उन वीडियोस से निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसलिए दोस्तों, चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखें। राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन नियत करता है? भारत के संविधान में ही वर्णित है। संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्टि 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? ये है अनुच्छेद 270 में। अनुच्छेद 270 के तहत यह प्रावधान है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारीय आयोग, यह भी प्रश्न आता है कि सरकारीय आयोग किससे संबंधित थी, तो उसका उत्तर होगा केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? यह 1988 में अपना रिपोर्ट दिया था। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? यह उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? ये नहीं है कोयला। कोयला अनवीकरणीय स्रोत है, इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो लिमिटेड स्रोत हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2014 से। निम्नलिखित में से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? यह लॉन टेनिस से संबंधित है। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, लाल मिट्टी पर।
और विंबलडन ओपन घास पर खेला जाता है, हरी हरी घास के कोर्ट पर खेला जाता है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? शेयर बाजार का मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। CBFC का पूर्ण रूप क्या है? CBFC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे कि सेंसर बोर्ड कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की थी? पूरा मॉडल दिया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज़। देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? वेनेजुएला की राजधानी कराकस, रोमानिया की बुखारेस्ट, बारबाडोसा की ब्रिज टाउन, गैबन की राजधानी होती है लिब्रेविले। भारत के किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है? मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में ही मनाते हैं। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ था? यह हुआ था राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? वेद, उपनिषद, आरण्यक, ये सब वैदिक साहित्य हैं। पुराण की रचना बाद में हुई, तो पुराण वैदिक साहित्य नहीं है। महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था? महाविभास सूत्र की रचना वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र ने ही चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, जो कि कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? यह था कर्ण द्वितीय। यह बघेल वंश का अंतिम हिंदू शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था? पेंशन विभाग को कहा जाता था दीवान-ए-इस्तिहाक। दीवान-ए-मुस्तखराज वित्त विभाग को कहा जाता था। दीवान-ए-बंदगान दासों के संरक्षण के लिए, और दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग को कहा जाता था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक थे अलाउद्दीन हसन शाह। वास्तविक नाम था हसन गंगू। इसने ही 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और इसने अपनी राजधानी बनाई थी गुलबर्गा को। निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? रामानुजाचार्य, उसके बाद रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य स्वामी। रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था 1017 में, रामानंद का जन्म हुआ था 1299 में, गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में और चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था 1486 में। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, ये सही है। अबुल हसन छवि चित्रकार था, ये भी सही है। और गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था, ये तीनों ही कथन सत्य है। किस गवर्नर जनरल के समय नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उसका वार्षिक अधिवेशन पहली बार 1907 में हुआ और ये हुआ था कराची में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया है हजरत मोहानी के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, ये किया गया था 1936 ईस्वी में लखनऊ में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव बनाया गया था NG रंगा को। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी SI यूनिट है? यह है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की यूनिट। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? उत्तर होगा बल तथा त्वरण। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? यह है द्रव्यमान। द्रव्यमान से गुरुत्वीय त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तु का वजन जितना भी हो उस पर गुरुत्वीय त्वरण हमेशा उतना ही लगता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है?
जब कोई वस्तु बल की दिशा के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। तो ये हो गया नकारात्मक बल, क्योंकि यहाँ विपरीत दिशा में स्थानांतरित हो रहा है। बल लगाया गया किसी और दिशा में और स्थानांतरित हुआ किसी और दिशा में, तो यहाँ कहेंगे कि ये नकारात्मक बल हो गया। गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का जो पहला समीकरण है वो है v = u + at। तो यह संबंध दिखाता है वेग और समय का। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? सीसा और पारा या ऊष्मा का कुचालक। सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से इन युग्मों की अपेक्षा ऊष्मा के कुचालक हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समुद्री जल में ध्वनि की चाल इतनी होती है और हवा में ध्वनि की चाल इतनी होती है। हवा में ध्वनि की चाल गलत दी हुई है, यहाँ 340 दिया हुआ है, ये गलत है, केवल एक सही है। रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है? यह विजातीय मिश्रण का उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या कहते हैं? उसे विलयन कहा जाता है। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? इसका फॉर्मूला होता है 2n²। n होती है कक्ष की संख्या। इसी से 2, 8, 18, 32, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्ष में 18, चौथे कक्ष में 32। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रोटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक माना जाता है। हाइड्रोजन के नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम। इसमें क्रमशः 1 और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये होता है बॉयल्स का नियम। बॉयल्स के नियम के अनुसार प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। स्थिर तापमान पर गैस का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर दाब जो होता है वो गैस के आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है बॉयल्स का नियम। इससे एक फार्मूला बनता है P1V1 = P2V2। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अम्लीय प्रवृत्ति के कारण यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। रसायन वैज्ञानिक जॉन डोवेनियर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था? उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले इन्होंने प्लैटिनम को देखा था। निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सैक्रोमाइसिस। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? यह रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? ये होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है? यह है कंगारू। ये अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है, जिसके कारण कि यह अपने थैली में ही अपने बच्चे को रखती है। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? इसका उत्तर शेर होगा। मांसाहारी जंतुओं की जो आंत होती है वो छोटी होती है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? ये तुलना की जाती है श्वेत रक्त कोशिकाओं से। जिस तरह से सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह से वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। इनका कार्य शरीर को संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करना होता है। इसमें सुमेलित करना है। यूकेलिप्टस क्या है? यूकेलिप्टस आवृत्त बीजी पौधा है। साइकस क्या है? अनावृत्त बीजी है। फर्न क्या है? टेरिडोफाइट। और क्लेमिडोमोनास शैवाल है। 1 4 2 3। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? इसका उत्पादन होता है वृषण में। निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? दमा कवक से होता है, एथलीट फुट कवक से होता है, दाद भी कवक से होता है। पेचिस कवक से नहीं होता है। पेचिस प्रोटोजोआ द्वारा होता है। पेचिस, मलेरिया, पायरिया इत्यादि प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग है।
आवृतबीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? आवृतबीजियों के प्रजनन अंग फूलों में स्थित होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? इसके लिए कुल 6 मानक आधार होते हैं, जिनमें से प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार, कुल 6 मानक आधारों पर इसकी गणना की जाती है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था और इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 1975 में। आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र आर्थिक विषमताओं का मापक होता है। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? हथकरघा के विकास से संबंधित समिति है मीरा सेठ समिति। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध से है। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित है और महाजन समिति चीनी उद्योग से संबंधित समिति थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। अब आगे के 5 प्रश्न गणित से हैं, आइए अभी इन्हें देखते हैं। श्रेणी 5, 20, 80 डॉट में कितने पद हैं? ये देखिए दोस्तों, ये सीक्वेंसेज एंड सीरीज़ का प्रश्न है। तो ये जो श्रेणी दिया हुआ है ये गुणोत्तर श्रेणी का उदाहरण है। समानांतर श्रेणी में क्या होता है कि 2 अंकों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो बराबर होता है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में 2 अंकों के बीच का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। यानी कि अगर उसे डिवाइड करेंगे तो जो भागफल आएगा वो बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 5 गुना 4 20, 5 चक 20, फिर 20 चक 80, फिर 8 चक 32, तो यहाँ 320 होगा। तो इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ जो है मल्टीप्लाई 4 होते जा रहा है। ये गुणोत्तर श्रेणी का उदाहरण है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। कि जो सबसे पहला पद दिया हुआ है उसे a मानते हैं, तो a का मान यहाँ 5 हो गया, a = 5। और जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन रेशियो जो आ रहा है, उसे r कहते हैं। रेशियो कितना है? 5 चक 20, 20 चक 80, यानी कि 4 मल्टीप्लाई होते जा रहा है। और ये जो सबसे लास्ट टर्म है इसे कहते हैं tn, nth टर्म यहाँ दिया हुआ है 5120। अब tn का एक फार्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी का, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समानांतर श्रेणी का अलग फार्मूला होता है। उसमें होता है tn = a + n-1 × d। d होता है कॉमन डिफरेंस, 2 संख्याओं के बीच का अंतर, सब्ट्रैक्शन। और यहाँ tn = होता है a × r⁻n-1 = ये दिया हुआ है 5120। अब यहाँ देखिए a का वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है यहाँ पे 5, r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू है 4, और n होती है पदों की संख्या। तो इसमें वही तो पूछा जा रहा है कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, वही तो हमें निकालना है। तो n का मान यहाँ पे n ही रहने देंगे और यहाँ हो जाएगा 5120। अब इसे देखिए हम सॉल्व करेंगे। 5 से इसे डिवाइड हम कर देंगे, 4⁻n-1, और इधर 4 इसे 5 भी हम लिख सकते हैं। 4 को अगर 5 बार हम गुना करेंगे तो 1024 आ जाएगा। अब इस तरह का अगर दिया हुआ रहे, घातांक और करनी में आपने पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम है और इक्वल है तो फिर हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। बेस कैंसिल हो जाएगा और पावर इक्वल हो जाएगा। पावर कितना है? n-1, और इधर पावर कितना है? 5। तो n = क्या हो जाएगा? 6। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। आंसर इसका 6 हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है और रुक कर उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। तो ज्ञात करें कि वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है। मान लीजिए कि उसे ये x दूरी तय करनी थी। केस फर्स्ट, वह कहीं भी रुकता नहीं है, वह बिल्कुल चलता है और इस तरह से उसे 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वह इस दूरी को तय करता है। तो देखिए समय उसे कितना लगा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। चाल कितना है उसका? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समय उसको लग गया। दूसरे केस में समय कितना लगा?
दूरी तो x किलोमीटर ही तय किया उसने, लेकिन औसत चाल उसकी घट गई है, औसत चाल हो गई है 28। समय कितना हो गया, x/28 घंटा, ये समय उसको लगा है। अब इसका डिफरेंस निकालिए कि उसे कितना ज़्यादा समय लगा इसमें। डिफरेंस क्या हो जाएगा, x/28 माइनस x/42, यानी कि x/84, ये डिफरेंस आ गया इसका, इतना समय इसको ज़्यादा लगा है। इसे हम मिनट में चेंज कर लेंगे तो x गुना 60/84 टोटल टाइम उसे लगा था x/28 घंटा। अब देखिए यहाँ पर एक सोचने की बात है कि मान लीजिए 3 घंटा का अगर सफ़र किसी ने तय किया है और उस 3 घंटे के सफ़र में वह 30 मिनट के लिए, यानी कि 30 मिनट वो एक्स्ट्रा समय लिया है ना, 30 मिनट एक्स्ट्रा समय लिया, तो अगर प्रत्येक घंटे के लिए निकाला जाए कि प्रत्येक घंटा उसने कितना समय लिया, तो क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा टाइम लिया है उसमें कुल टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10-10 मिनट वो पर घंटे वो 10-10 मिनट के लिए रुका है। ठीक है, तो उसी तरह से इसे आपने समझ लिया। तो उसी तरह से यहाँ पे टोटल टाइम कितना था, x/28 उसने समय लिया है सफ़र में, और इस x/28 घंटे में वह इतना टाइम के लिए वो रुका है, कुल x गुने 60/84 मिनट के लिए वो रुका है। तो अब अगर देखा जाए कि प्रत्येक घंटा वह कितना रुका, तो क्या करेंगे, इसमें इससे डिवाइड करेंगे। जैसे इसमें 30 मिनट में 3 से डिवाइड किए, उसी तरह से इसमें भी ये जो एक्स्ट्रा टाइम जो लिया है उसमें कुल टाइम से डिवाइड करेंगे, ताकि पता चले कि प्रत्येक घंटा उसने कितना समय लिया है। तो अब आइए इसमें इससे डिवाइड करते हैं। पर घंटे रुकने का समय कितना हो गया, अब इसमें उतना से डिवाइड कर देंगे, x गुना 60/84 डिवाइडेड बाई x/28। अब बाई 28 होगा तो 28 ऊपर चला जाएगा, x कैंसिल, 28 दिया 84 और 3 से 20 दिया 60, यानी 20 मिनट प्रति घंटे के लिए वह रुकता है। तो इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा 20 मिनट प्रति घंटा। आइए अगला देखते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे वेन डायग्राम से बनाइए। 35% छात्र गणित में फेल हो गए, ये एक गोला बना दिए 35% का, ठीक है, मैथ का गोला है ये, और एक गोला बना दिए इंग्लिश का, इसमें कह रहा है 25% इंग्लिश में फेल हुए। अब कह रहे हैं कि 10% ऐसे बच्चे हैं जो कि इन दोनों में फेल हो गए, तो 10% वो कहाँ से आएगा, इन्हीं में से लिया जाएगा ना। तो अब 25 में 10 इधर चला गया, बाकी इधर कितना बचा, 15%। ये 35 में 10 इधर चला आया, ये कितना बच गया, 25%, और इसमें आ गया बाकी के 10%। ठीक है, तो 25% सिर्फ मैथ में फेल हुए, 15% सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए, और 10% बच्चे मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए। तो कुल फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, सबको जोड़ देंगे, 25 + 15 + 10 जो दोनों में कॉमन है, 25 15 40 10 50%। तो 50% बच्चे फेल हो गए। तो पूछा क्या जा रहा है, कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए। तो बाकी जो भी बच्चे हैं वो पास हुए हैं, तो बचे हुए 50% बच्चे सभी मतलब दोनों विषय में पास हुए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50%। एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है। तो मिश्रण में जो मिश्रण वह बेच रहा है क्रय मूल्य के मूल्य पर, उस मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है, उसने जो दूध खरीदा है उसका क्रय मूल्य है 100 रुपये। ठीक है, लाभ उसने कमाया, प्रॉफिट कमाया कितना, 25%, 100 का 25% 25। तो ये जो 25 रुपये वो लाभ कमा रहा है वो किस पे कमा रहा है, पानी पे कमा रहा है। यानी कि वो जो मिश्रण बनाया 100 रुपये में, वो जितना भी दूध खरीदा है, ठीक है, 100 रुपये में वो जितना भी दूध खरीदा है उसमें वो 25 रुपये का पानी मिला रहा है। ठीक है, तो पानी और दूध का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1।
यानी कि जो मिश्रण वो बेच रहा है, ठीक है, उस मिश्रण को अगर 5 भाग में बांट दिया जाए तो उस मिश्रण का 4 भाग में दूध होगा और 1 भाग उसका पानी होगा। अब इस मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करना है। पानी कितना भाग है? 1 भाग। और कुल भाग कितना है? 4 + 1 5, और उसमें प्रतिशत यानी गुना 100, तो 20 × 5 100, 20 × 1 20, तो पानी का प्रतिशत मात्रा कितना हो गया? 20। तो इसका उत्तर हो गया 20%। अंतिम प्रश्न है, ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। प्रश्न कह रहा है कि बी कोई काम जितने समय में करता है, ए उसका आधा काम उसके 3/4 समय में करता है, और दोनों साथ मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? मान लेते हैं कि बी जो है एक काम को, एक वर्क को x दिन में करता है, ठीक है। तो ए इसी का आधा काम 1/2 काम कितना समय में करेगा? कह रहा है 3/4 समय में, यानी कि 3x/4 डे में करेगा वो काम। तो इसलिए ए एक काम को, आधा काम को किया इतना समय में, तो एक काम को कितना समय में करेगा? इसमें 2 गुना हो जाएगा, तो 3x/4 × 2, 2 × 2 = 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3x/2 डेज, एंड 3x/2 डेज में ए एक काम को करेगा। बी एक काम को x दिन में करता है और ए एक काम को 3x/2 डेज में करता है, ठीक है। इतना हमारे पास आ चुका है। अब हम इसका रिवर्स करेंगे। बी एक काम करता है x दिन में, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x, है ना। अगर एक काम करता है 6 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/6। तो उसी तरह से ए एक वर्क इतना दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना वर्क करेगा? ठीक इसका उल्टा 2/3x, है ना, तो 2/3x। अब कह रहा है कि ए + बी एक साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो 18 दिन में काम पूरा हो जाता है। तो ए + बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/18 हो जाएगा। एक दिन का इन दोनों का काम कितना है? 1/x और 2/3x। अब इन दोनों को हम ऐड करके इक्वल कर देंगे कितना के? 1/18 के। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। वो हो गया 5, इधर 3x = 1/18, ये 3x = कितना हो जाएगा? 18 × 5 = 90, और 3 से 90 कट गया 30 बार में, तो x = आ गया 30, यानी कि बी अकेला उस काम को अब 30 दिनों में करेगा। अब इसी तरह से अगर निकालना चाहें तो ए का भी निकाल सकते हैं कि ए कितना दिन में करेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 दिन बी के लिए, और अगर ए के लिए पूछता तो हो जाता 45 दिन। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपके कमेंट का स्वागत रहेगा और उसका उत्तर भी दिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।